लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के। अमवात के अंदर, केसेस के अंदर भी इजाफा हुआ है, अमवात के अंदर भी इजाफा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हालात बिल्कुल बेकाबू हो। तमाम जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो 1% जो उनका प्रॉफिट है उसको रिसर्च कमर्शियलाइजेशन फंड में दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। कोरोना के हवाले से जहां ये पूरी दुनिया के लिए वबा है और एक चीनी कहावत है कि इन एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें और शोबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत से मौके मौजूद हैं, बहुत सारा टैलेंट मौजूद है। अब बहुत सारी जामियात हमारे पास, स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे दिमाग मौजूद हैं जो किसी न किसी सूरत हाल में गाहे बगाहे अगर उन पर थोड़ा सा हाथ रख दिया जाए तो ये शोबे बहुत हद तक बेहतर और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं और माजी में दिखाई भी है। पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क भी हमारे बहुत सारे नौजवानों ने अपनी अहमियत और अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जहां पर यह एक वबा भी है, उसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे टूल्स जिनकी पैदावार खासतौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में जहां दुनिया में रिसर्च हो रही है, वैक्सीन के हवाले से, जहां पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स, इसके अलावा ग्लव्स और वो तमाम तर अशिया या वो तमाम तर चीज़ें जो कि इसके बचाव के लिए करामत साबित हो सकती हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसी मौजू के ऊपर और इन दीगर जो चंद बातें हैं उसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ना सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बल्कि इसके अलावा भी कुछ सियासी बातें भी हैं जो उनसे हम करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि शोबे के अंदर पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हुई है। और फवाद चौधरी साहब ने जब से ये जो वजारत है वो संभाली है और उसके बाद जो ये पेंडेमिक हमें जिसका सामना है, किस तरीके से वो उसको अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जो मिनिस्ट्री है उसमें इसको लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने हमें ये वक्त दिया। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि इस कोरोना के बाद, इस कोविड-19 के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सैनिटाइजर्स, इन टर्म्स ऑफ ग्लव्स और दूसरी चीजों में क्या कोई हमें पेशरफ्त हुई है, कोई पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कल जिस तरह से आपने वो एग्जीबिशन को न्यू टेलीविजन ने कवर भी किया और बड़ी तफसील से उसमें जो सारे एग्जीबिटर्स थे उनको भी दिखाया, ये बुनियादी तौर के ऊपर देखें 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में आया था कोविड-19 का, और 26 फरवरी जिस दिन ये केस आए थे उस दिन पाकिस्तान में हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे। हम ना अपना 10 दिन के अंदर, आपको याद होगा, सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए थे, उसके बाद ना हम अपने मास्क बना पा रहे थे, ना अपनी प्रोटेक्टिव किट्स बना रहे थे, हर चीज, और डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो भी सारे बाहर से आते थे। एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हो ये रहा था कि फ्रैंकली चाइना चीजें और पूरी दुनिया चाइना से लेती थी। अब जब ये इतनी बड़ी पेंडेमिक आई और चाइनीज जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर इतना बोझ आया और वो इसको नहीं कर सके, तो तमाम ममालिक को सोचना पड़ा कुछ सेल्फ रिलायंस के लिए। हमने मार्च के पहले हफ्ते में इनिशिएटिव शुरू किया। पहले और आप डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के ऊपर अपनी तवज्जो दें। CSIR ने ये काम शुरू किया, फिर डेस्टो जो डिफेंस का इदारा है वो उनके साथ आके मिला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 10 वीक्स ऑफ दैट जो एफर्ट हमने डाली, उसके 10 वीक के अंदर आप प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का, हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, आज ये जो सैनिटाइजर, जो डिसइंफेक्टेंट है, वो ना सिर्फ ये कि हमारे अपने जरूरत के लिए काफी हैं, बल्कि हम अब एक्सपोर्ट की पोजीशन में हैं। अच्छा, हम टेस्टिंग किट से जरा आ जाते हैं। टेस्टिंग किट्स अब तक फवाद साहब कितनी हमारे पास, नस्ट में हमने देखा कि नस्ट की तरफ से एक अच्छी खुशाइंद बात आई कि टेस्टिंग किट्स है हमारे इंटरनली, हमारे मुल्क के अंदर क्या इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है और क्या अब ये टेस्टिंग किट्स बाकायदा तौर पर फराहम की जा रही हैं? मैं आपको टेस्टिंग किट्स की तरफ जाता हूँ।
जब हम इससे जो डिसइंफेक्टेंट थे, जो सैनिटाइजर थे, क्योंकि हम पाकिस्तान एथेनॉल एक्सपोर्ट कर रहा था, तो हमने कहा कि ये रॉ मटेरियल जो है ये तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो हमने ना सिर्फ ये बनाए बल्कि पहली बार पाकिस्तान में जो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो डिसइंफेक्टेंट्स है जो हम इंपोर्ट करते थे वो भी अब हम खुद बना रहे हैं, जो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो पाकिस्तान में जो दूसरा बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि हम जो पीपी किट्स है अपनी, जो हमारा एक पार्टिकल टेस्ट किया जाता है कि जो डॉक्टर्स लिबास पहनते हैं ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर या जहाँ पे ये कोरोना वायरस, चूंकि आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा अछूत की बीमारी है, बड़ी तेजी से लगती है, तो वो लिबास, मखसूस लिबास डॉक्टर्स पहनते हैं। ये तमाम चीजें बाहर से आ रही थी, लेकिन मुझे अपने इंडस्ट्रिस्ट के ऊपर, अपने साइंटिस्ट, अपने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स के ऊपर फख्र है कि आज विद इन 1 मंथ हम ये 76% ऑफ टोटल जो मर्चेंडाइज है कोविड रिलेटेड वो हम पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। तो इससे हमने रेवेन्यू अपना कितना ज़र मुबादला अब कितना बचा लिया फवाद साहब? ये एग्जैक्ट फिगर्स तो कॉमर्स के पास होगी, बट मैं आपको एक फिगर मतलब दे देता हूँ कि तकरीबन ये जो लिबास पहनते हैं डॉक्टर साहबान, ये जब हम बाहर से मंगवाते थे तो ये 1100 रुपए से 1300 रुपए क्यूब में आता है, और ये सिर्फ एक ही दफा पहना जाता है। और जो पाकिस्तान में हम बनाते हैं ये तकरीबन 180 रुपए से लेके 250 रुपए तक में बनता है। तो यू कैन इमेजिन कि तकरीबन 900 रुपया जो फी आपकी फीस है उसके ऊपर हम जो है वो बचत करते हैं जब हम पाकिस्तान की बनी हुई चीज पहनते हैं। इसके बाद अब आपका जो सवाल था जैसे टेस्टिंग किट्स का और वेंटिलेटर्स का, वेंटिलेटर्स भी पाकिस्तान में शॉर्ट हो गए, टेस्टिंग किट्स। देखिए ये एक और मैं इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताऊं, जो ज्यादा पाकिस्तान में डिस्कशन जिसके ऊपर नहीं हुई है कि देखिए ये जो टेस्टिंग किट है ये इंसान की साइंस की जो इन्फोर्समेंट आपको कोरोना वायरस में नजर आती है, इससे पहले कभी इंसान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। पहले जो वबाएं आती थी वो तो बहुत सालों यही समझ नहीं आती थी कि आखिर हो क्या रहा है, और हजारों लाखों लोग जो हैं वो वबा में मर जाते थे और समझ नहीं आती थी कि होता क्या। फिर इंसान समझता था कि अजाब आ गया है या वो काला जादू उसमें पड़ जाते थे और ये चक्कर। लेकिन ये पहली बार ये हुआ है। इवन मैं आपको बताऊं कि जो HIV एड्स जो बहुत अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान, जो दुनिया में वबा देखी, HIV एड्स की किट बनाने में 4 साल लगे साइंस को। ये जो कोरोना वायरस की किट है ये 10 से 12 दिनों में बन गई थी और पाकिस्तान में भी इसके टेस्ट जो हैं वो शुरू हो गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, हमने कितने अरसे में अचीव किया, यानी अगर हमने हमारी मकामी सतह पे क्या टेस्टिंग किट की प्रोडक्शन और वेंटिलेटर की प्रोडक्शन शुरू हो गई है? उनकी प्रोटोटाइप शुरू हो चुके हैं, जो लाइसेंसिंग है उसकी उस फेज में हम है। उसमें मैं आपको थोड़ा तरीका बताना चाहता हूँ। हम लोग वेंटिलेटर्स नहीं बनाते थे, वेंटिलेटर्स बड़ी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग आइटम है, हम तो नहीं बनाते थे। हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को हमने टास्क किया, हमें 53 जो डिजाइन हैं वो मौसूल हुए। 53 डिजाइन में डिफेंस ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान आप बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क से ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हमें 53 डिजाइन जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मौसूल हुए। उन 53 डिजाइन में से 13 डिजाइन जो हैं वो फाइनल हुए और 13 डिजाइन में से अब 7 डिजाइन जो हैं वो फाइनल प्रोडक्ट मरहले में है लाइसेंसिंग की। हमारा इशू ये हो गया कि इशू ये था कि पाकिस्तान के अंदर हम जाहिर है वेंटिलेटर जब बनाते नहीं थे तो जो ड्रैप है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का इदारा है, उसके स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं थे कि किस तरह का वेंटिलेटर होना चाहिए। तो फिर सबसे पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने और ड्रैप ने मिलकर वो स्टैंडर्ड्स बनाए। टेस्टिंग किट्स हम नहीं बनाते थे, हमें फिर टेस्टिंग किट्स के स्टैंडर्ड्स बनाने पड़े। तो हम वो लाइसेंसिंग फेज में 2 चीजें हैं ना, हम क्वालिटी के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि इंसानों के ऊपर इस्तेमाल होना है और ऑब्वियसली बड़ी सेंसिटिविटी है। तो जब तक उसके टेस्ट मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं होते, हमने कहा इसको रिलैक्स ना करें। बट हमने जितने उसके ट्रायल अपने तौर के ऊपर किए हैं 100% वी आर सेटिस्फाइड। तो हम कब तक वैसे फवाद साहब वैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये जो टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर्स हैं हम ये मार्केट में नहीं, मकामी सतह पे, मुल्की सतह पर कम से कम ये इंडस्ट्री आउट होना शुरू हो जाएंगे, रोल आउट हो ये जो टेस्टिंग किट्स हैं ये तो इंशाल्लाह अगले 3 मई से इसके फाइनल टेस्ट शुरू होने हैं। जो 300 टेस्ट हमने करने हैं तो 3 तारीख
तो हम मेरा ख्याल 6 मई तक जो है ये इसको मुकम्मल कर लेंगे और इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर हम 1.5 लाख टेस्टिंग किट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को देने की पोजीशन में होंगे। यानी तकरीबन आप समझिए कि 15 और 20 मई के दरमियान हम तकरीबन 1.5 लाख के करीब किट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बना के देने की पोजीशन में होंगे गवर्नमेंट को। जो इस वक्त टेस्ट 8-9 हज़ार रुपए का है उसकी कीमत ड्रॉप होकर तकरीबन 2,2500 रुपए पे आ जाएगी। और दूसरा उसका फायदा ये है कि ये टेस्ट जो है ये 4 से 6 घंटे में जो है वो आपको रिपोर्ट मिलती है। अभी तो 2-2 दिन लग जाते हैं। ठीक तो है। और वेंटिलेटर्स की क्या सिचुएशन है फवाद साहब, ये कब से रोल आउट होना शुरू होंगे? वेंटिलेटर की जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो पहला जो हमारा जो ख्वाहिश है वो ये है कि जो हमारे दिफाई इदारे हैं उन्होंने बड़ा इसमें आउट ऑफ वे जाके हमसे कोऑपरेशन किया है, तो हम चाहते हैं कि उनसे जो हम प्रोडक्शन अगर शुरू करा लें और पहला जो कमर्शियल खेप है वो हमारी 3 महीनों के अंदर मार्केट में आ जाए और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये तो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे। और फवाद साहब इस पूरी चीज़ में जैसे मैंने इब्तिदा में भी कहा कि जो चीनी प्रोवर्ब है कि इन एवरी क्राइसिस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो अगर पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे के अंदर जो आपने बातें बताई हैं जिसके अंदर हमारी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, हमारे ग्लव्स भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, हमारे सैनिटाइजर्स हैं, हमारे पास जो आपने टेस्टिंग किट की बात की है, वेंटिलेटर्स की बात की है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगर हम ये चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो हमारे रेवेन्यूज़ कितने बढ़ जाएंगे? देखिए तकरीबन एथेनॉल ही हमने तकरीबन $1 बिलियन का अबाउट $700-800 मिलियन का हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किया था। तो इस वक्त जो सैनिटाइजर है उसकी कीमत एथेनॉल से तकरीबन डबल है। तो अब हमें उम्मीद है कि अगर हम इसको सीरियसली ले तो 1 से $1.5 बिलियन जो है वो हम अपना इसमें सिर्फ डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं इस मद में हम जो है वो कर सकते हैं। और जो बाकी हमारी एशिया है या जो टेक्सटाइल में वो भी चूंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो रेगुलर रूटीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तो इस वक्त बड़ा सफर कर रही है, लेकिन अगर उसमें बहुत सारी जो मिलें हैं वो शिफ्ट हो गई हैं इस कोविड-19 वाले इनके ऊपर, तो वो भी एक काफी सब्सटेंशियल रेवेन्यू अर्नर जो है वो हो सकता है। तो क्या आपने कोई टारगेट रखा है कोई? क्योंकि डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पास रेवेन्यू ही जनरेट होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, मुल्क की इकॉनमी को मजीद हम सपोर्ट कर सकेंगे। कोई आपकी मिनिस्ट्री ने कोई इस तरह का कोई प्लान या कोई चार्ट बना के दिया है गवर्नमेंट को कि जी अगर ये फैसिलिटेशन दें तो हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? ये एक्चुअली हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री से ये मदद ली है, क्योंकि आपको मालूम है तजारत करना या वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव है। उनको हमने ये कहा है कि आप हमारे साथ बैठें और इस ये जो कोविड-19 के अंदर जो एक क्लैमिटी, जैसा आपने कहा कि क्लैमिटी में जो अपॉर्चुनिटी है इसको जरा हम देखते हैं कि हाउ कैन वी डू दैट। तो अगर वो इसको जो है हम कर पाए तो इंशाल्लाह उससे हम इसको कर पाए। ठीक है। और आपने एक और बात की है इंडस्ट्री के हवाले से कि इंडस्ट्री अगर जो है अपनी कंट्रीब्यूशन करे, वो कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी? ये किस तरह के फंड आप चाह रहे हैं कि डेवलप हो ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और किस मद में ये पैसा जो है वो खर्च करना चाहती है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी? देखिए इस तरह है कि जिस वक्त ना जो यूएसएफ है, जिस तरह से इस वक्त जो एक टेलीकम्युनिकेशन है, यूएसएफ उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि जो पैसा है वो इकट्ठा करती हैं जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो, और उनको हम ये चाहते हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की वो जो पैसा है वो फिर उसकी तरक्की में लगाती हैं। इसी तरह ड्रैप जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक फंड उनका है। उसमें पाकिस्तान में जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो लीड कर रही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दुनिया में। आप अभी देखें तो एबट जो है वो एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो फंड कर रही है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रोग्राम है जो किट्स बनाने का। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इसमें नहीं है। तो मैं ये है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो लीड करें रिसर्च डेवलपमेंट को, और उसका तरीका ये होगा कि हम 1% फंड इंडस्ट्री से लें, ठीक है, करें और वो अपने बोर्ड से जो है वो पैसा जो है उनको R&D को बढ़ावा है। तो इसका अल्टीमेट इसका जो रिजल्टेंट है वो किस तरह से होगा? जो आप R&D की बात करें, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम काफ़ी पीछे हैं।
आपके ये इनिशिएटिव या स्टेप जो है अगर इस तरीके से लेते हैं तो किस हद तक ये मुल्क के लिए और किन किन एरियाज में जो है वो सूदमंद साबित हो सकेगा फवाद साहब? देखिए ना, दुनिया जो है वो तो R&D जो है वो तो एक पूरा सब्जेक्ट है, और वो अगर आप जो पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो रूटीन आलू मटर गाजर बेच के तो हम तरक्की नहीं कर सकते। जाहिर है हमने इनोवेशन लानी है, हमने एक जो इसमें आप समझिए कि नई राहें नई जहतें अगर हम खोल सकेंगे तो तभी हम अपनी जो हमारे खसारे हैं उनको हम पूरा कर सकेंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने एक स्टडी किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने वो स्टडी अपनी जो है वो पेश की है। $11 बिलियन का हमने एक प्रोग्राम पेश किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो हम पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के जरिए हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें जो $2.3 बिलियन के हम केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं। अब जब वो केमिकल जो हम इंपोर्ट करते हैं 2.3 बिलियन के, उनमें से $1 बिलियन के केमिकल्स हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनकी क्वालिटी लो है। अब हम क्या कह रहे हैं कि आप जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हम उनको अपने साथ बैठाएं और उसके बाद जाकर के हम उन्हें कहें कि आप बताइए हम क्वालिटी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इंप्रूव करने की। हमारे चाइना जो है वो हमारे पीछे है, वो हमें कहता है कि जी आप जो सपोर्ट हमसे आपको चाहिए हम इनको चाइनीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा के दे सकते हैं। उसके अलावा इन्हें जो भी और हेल्प चाहिए हम वो दे सकते हैं, इनको रिसर्च में चाहिए वो हम दे सकते हैं। तो अगर हम $1 बिलियन का वो केमिकल जो पाकिस्तान में बन रहा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये तो तमाम बातें कर ली है, जरा कुछ आ जाते हैं थोड़ा सा कुछ सियासी उसके ऊपर मौजू के ऊपर भी आ जाते हैं, कुछ पे बात कर लेते हैं। और सियासी क्या, हम हर चीज़ में बेसिकली पॉलिटिक्स है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम देखते हैं इशूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स भी हो रही होती है। मुझे फवाद साहब ये बताइएगा कि इस लॉकडाउन के ऊपर जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिंध और फिर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ को लेके, आपने इससे पहले भी सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी किया था और अभी जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की उन्होंने कहा जी कि चूंकि ये अशराफिया की तरफ से जो है ये हुआ है क्योंकि उनको खतरा था कहीं कोई बड़ा आदमी इससे ना कोई मुतासर हो जाए। तो आप मुत्तफिक है वज़ीर आज़म साहब की इस बात से के ऊपर कि वाकई जो कंप्लीट लॉकडाउन हमने जो ऑब्जर्व किया अगर सिंध में ही सही तो वाकई वो अशराफिया की वजह से ही वो लॉकडाउन हुआ? देखिए ये जो एक इशू है ना ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ये प्रॉब्लम सारी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो फेस कर रही है। प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम ये है कि जी आप अगर आप मुकम्मल बंद कर दें, जैसे सिंध गवर्नमेंट ने बंद किया 3 दिन, तो उसमें आप देखेंगे क्या हुआ कि जब उन्होंने बंद किया तो उसके नतीजे में एक पूरा जो गिलगित बिल्तिस्तान था उसके अंदर डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। अब आप ने गंदम उठानी है, गंदम इटसेल्फ एक इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी है, आप बंद कर देंगे आप गंदम नहीं उठा सकेंगे। जब गंदम आप नहीं उठा पाएंगे तो आपके यहाँ आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। सो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट्स को रोजाना सोचना पड़ता है कि आखिर उन्होंने करना क्या है। मेरे ख्याल में फ्रैंकली इस वक्त पाकिस्तान में जो कोऑर्डिनेशन है सूबों में वफाक में वो बुरी नहीं है। बाकी देखे ना पॉलिटिक्स तो हर एक ने करनी है। वो पीपल्स पार्टी में भी अभी बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या उन्होंने तो इस्तीफे का मुतालबा कर दिया वजीर आजम साहब से। देखिए ना वो तो ऐसे ही मतलब एक नॉन सीरियस सी बात है ना। वजीर आजम का पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा तो फ्रैंकली लीडरशिप ही इस वक्त नहीं। इस वक्त तो इमरान खान का जो पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को अगर आप माइनस कर देंगे तो पाकिस्तान के पास तो लीडर ही नहीं। सो इसलिए ये तो ऐसे नॉन सीरियस किस्म की एक बात है जो उन्होंने की है। मेरा ख्याल वो खुद भी सीरियस है या इस बारे में। अच्छा, आप समझते हैं नॉन सीरियसनेस में उन्होंने ये बात कर दी है? बिलावल साहब को आप सीरियस यानी नहीं लेते? देखिए ना इस तरह की यही तो पाकिस्तान में ना अपोजिशन का जो हमारा एक क्राइसिस है ना हमारे यहाँ गवर्नेंस का, वो ये है। दुनिया में मिसाल के तौर के ऊपर आप यूके की अगर आप इस वक्त आप अपोजिशन देखेंगे, अमेरिका के अपोजिशन देखेंगे, वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो अगर कोविड रिलेटेड इशू है तो वो अपनी हेल्थ की वायरोलॉजी की वो अपनी एक टीम खड़ी करेंगे एक्सपर्ट्स की।
वो उनको बुलाएंगे, वो पूछेंगे आप इसके ऊपर क्या कहते हैं और आप बताइए हुकूमत क्या क्या यहाँ पे गलत कर रही है। फिर वो अपनी उसके ऊपर बहस करते हैं, वो कहते हैं नहीं आपने ये गलत किया, आपको इस तरह से करना चाहिए। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चूंकि एक तो उनको कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, लिहाजा उनके स्ट्रक्चर्स में जो माहिरीन हैं वो शामिल नहीं होते। जब ये गवर्नमेंट में आते हैं उसी वक्त तो आप गवर्नेंस का तजुर्बा सीखते हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज को तो होना तो ये चाहिए ना कि वो गवर्नमेंट के लिए तैयार हो। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है फवाद साहब, एक ब्रेक लेनी है बस, लेकिन ब्रेक से पहले एक जवाब मुझे देती जाइएगा कि क्या जो सिंध गवर्नमेंट का जो मुकम्मल लॉकडाउन है या जो लॉकडाउन उन्होंने इंप्लीमेंट किया सिंध गवर्नमेंट का, आप इत्तेफाक करते हैं, यानी आप समझते हैं उन्होंने ठीक किया सिंध गवर्नमेंट? देखिए जी, मैंने जिस तरह से आपको पहले कहा कि वो जब उन्होंने लॉकडाउन तो हो ही ना सका, जब लॉकडाउन 3 दिन लॉकडाउन किया उन्होंने, तो आपको गिलगित बिल्तिस्तान में आपको पेट्रोल की और डीजल की शॉर्टेज होगी, लिहाजा आपको उठाना पड़ा। प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट्स के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ नहीं है, ना ही कोई ये नहीं। पीएम जब कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह रहे होते कि सारे बाहर निकल आए और पार्टी शुरू कर दें और जलसे शुरू कर दें और अपने जो है वो शुरू कर दें। प्राइम मिनिस्टर के जो एक्चुअली जो व्यूज हैं वो, जो वो स्मार्ट लॉकडाउन है वो क्या कहते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से पीएम की मुराद यही है कि भाई आप अगर इसको जब कर देंगे, आपके जो मजदूर हैं, आपके जो दिहाड़ीदार तबका है, आपका जो कारोबारी तबका है, वो क्या करेगा। सो आपने एक जो आपने तमाम पहलुओं को सोचना है, फिर एक फैसला लेना है। अभी तक फ्रैंकली जो अगर सिंध गवर्नमेंट जो है अभी तक जो है वो पहले दिनों में जो उन्होंने फैसले किए थे उन्हें लगा है कि वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। So they are also a bit confused, and I will not blame Sindh government. This is a really complex problem, और तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं उनके इसमें इश्यूज हैं। ठीक है, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनसे दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर उन्हीं से मजीद बात करेंगे। गुंबद से मीनार तक, मेहराब से मुकर्नस तक, दुनिया के पैगाम से दीन के अहकाम तक, सब में है तवाज़न, तरतीब और उसूल, जिन्हें HBL इस्लामिक बैंकिंग। खुशामदीद आपको कहेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से खुसूसी गुफ्तगू जारी है जमहूर के अंदर। फवाद साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से इसके ऊपर कंसल्टेशन और बातचीत, एक बार फिर इसकी आवाज़ें, इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर काफ़ी हमें ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आती है। क्या 18वीं तरमीम पे कोई तब्दीली चीज़ें, पीपल्स पार्टी आपके नज़दीक क्यों इतना ज़्यादा इस पर सेंसिटिव है, और क्यों नहीं वो चाहती कि इसमें कहीं से अगर कोई बात निकले तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले फ्रंट एंड पे आ जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, एक बात यह है कि पीपल्स पार्टी का एक जो इस वक्त अलमिया है, आई वुड से ये पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी एक वफाक की पार्टी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हों या बेनज़ीर हों, और बीबी के दौर में तो कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। वो अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि वो एक नेशनल पार्टी ही रहती और अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको वफाकी पार्टी के तौर के ऊपर करती, वो चली गई है एक रीजनल पार्टी के पॉलिटिक्स में, और वो इसको एक जो है वो पेश करते हैं अंदरूने सिंध में कि जैसे ये उन्होंने कोई मार्का मारा है, एंड दे टेक इट लाइक कि ये हमने एक राइट्स मूवमेंट बना ली है जो है अंदरूनी सिंध के लोगों की। हालांकि ऐसा नहीं है। 18th अमेंडमेंट का जो माखज है उसके ऊपर तो किसी को कोई एतराज ही नहीं है। अगर आप डेवोल्यूशन चाहते हैं और आप डेवोल्यूशन कहते हैं कि आप वफाक से जो जाए सूबों में इख्तियारात, ये तो बेहतरीन चीज है, होना चाहिए। और जब ये 18th अमेंडमेंट आई थी, मैंने यूसुफ गिलानी साहब से और जरदारी साहब से ये बार बार ये बात कही, और गिलानी साहब से ज्यादा बात ये करी कि आपने जो मुशर्रफ साहब के दौर में गलती हुई कि उन्होंने सूबों से तो डेवोल्यूशन कर दी डिस्ट्रिक्ट्स को, लेकिन फेडरेशन से डेवोल्यूशन नहीं की प्रोविंसेस को। तो आपने ये कर दिया है, तो अब नीचे
जो ओरिजिनल जो मुशर्रफ साहब का एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए डेवोल्यूशन हुई थी वो आप बहाल करें। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आपने इस्लामाबाद से फंड्स जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल्स में पहुंचा दिए और अब वहां पे वो फंड्स स्टक हो जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं मिलते। मतलब अगर आप सिंध की मिसाल लें तो सिंध का सबसे बड़ा जो एक क्लेम है गैस के ऊपर वो है कि घुटकी में गैस है और सिंध को उसकी सब्सिडी मिलती है। असूली तौर के ऊपर घुटकी जो है उसको तो पेरिस होना चाहिए जितना पैसा उधर जाना जाता है, लेकिन वहां पे तो नहीं पैसा लग रहा। इसी तरह से जो हमारे इजला हैं उनको पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं। और जो 18वीं तरमीम में एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और 18वीं ही नहीं 19वीं और 20वीं तरमीम में भी तरमीम की जरूरत है। यहाँ पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो हाईली कंट्रोवर्शियल है और उसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी चाहिए। तो आप समझते हैं 18वीं तरमीम ने मुल्क को फायदा पहुंचाया या उससे कुछ हमें जो है वो नुकसान पहुंचा है? आपके नजदीक आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? नहीं, जो उसका जेनेसिस है ना, जो बुनियाद है उससे तो बिल्कुल फायदा पहुंचा। और ये तो देखे ना, हो नहीं सकता आप इस्लामाबाद में बैठ के सिबी के फंड जो है वो जारी करें या आप इस्लामाबाद में बैठ के जो है वो लड़काना के और जैकबाबाद के या जेलम के या चकवाल के या लोधरा के आप मसाइल देखने शुरू करें तो आप नहीं देख सकते। डेवोल्यूशन होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन के इशू, मिसाल के तौर के ऊपर आप इसको लीजिए, एचईसी को लीजिए, हमें नहीं इस 18th अमेंडमेंट में सेटअप नहीं मौजूद कि जो कोऑर्डिनेशन कैसे होगी वफाकी एचईसी की सूबाई एचईसी के साथ। लिहाजा यूनिवर्सिटीज जो है हमारी वो जब से ये 18th अमेंडमेंट आई है वो सारी तनज़्ज़ुल का शिकार है, वो नीचे जाती जा रही हैं। हमें उनका जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका नहीं पता। हेल्थ स्टैंडर्ड्स हमारे, ये भी कोविड में फिर ये बात सामने आई, हेल्थ स्टैंडर्ड्स हमारे जो है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनको ऊपर जो है वो देखना चाहिए। इस तरह से 19वीं और 20वीं तरमीम में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये जो इस वक्त निज़ाम है जजेस की अपॉइंटमेंट का उससे कोई भी मुतमईन नहीं है। तो दीज आर द एरियाज जिनको थॉट थ्रू करना इम्पोर्टेंट है। और फिर ये इसके जो वसाइल का जो मामला है एनएफसी का वो इससे अलग है। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने बात की जजेस की अपॉइंटमेंट में कंट्रोवर्सी है या फिर एजुकेशन है, हेल्थ है और दीगर जो शोबे हैं जहां पे प्रॉब्लम्स आपको या आपकी हुकूमत या फेस करनी पड़ रही है, आपकी गवर्नमेंट क्या इसके अंदर अमेंडमेंट या इसके अंदर इन तमाम चीजों को सॉर्ट आउट करने की इस वक्त पोजीशन में सीरियसनेस है? आप लोग इसको फिक्स करने के मूड में हैं? अभी तो फ्रेंकली मेरा ख्याल है सारी तवज्जो जो है वो कोविड-19 के ऊपर है और कोई ऐसी बहस है नहीं। अदरवाइज तो देखिए आज से 2-3 महीने पहले नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो गुफ्तगू शुरू हुई थी। एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी नैब ऑर्डिनेंस पे। उसमें हमने ये फैसला किया था कि जो एक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो ये कहती है कि ये लॉ सही नहीं है, ये लेकिन लॉ नैब का पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने बनाया है। चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक एक भी अपॉइंटमेंट पीटीआई की नहीं है। लेकिन अगर वो मुतमईन नहीं है तो फिर उसके ऊपर आपको जाहिर है कि आप उसमें मुतबादल निजाम दें। और जो मैं सबसे शुरू में प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा था कि हमारी ये पोजीशन तनकीद तो करती है लेकिन मुतबादल तजावीज लेकर के वो नहीं आते। असूलन तौर के ऊपर तो क्या होना चाहिए था, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को अपने लॉयर्स का एक पूरा ग्रुप इकट्ठा करना चाहिए था। उनके साथ वो बैठते, उनके साथ कहते कि जी इसमें ये खामियां हैं, ये लॉ ठीक करना चाहिए और वो प्राइवेट अपना लॉ लेके आते। उसके बाद अब हम उस कमेटी में बैठे, पीपल्स पार्टी ने एक लॉ सेनेट से पास कराया था, एक हुकूमत ने ऑर्डिनेंस दिया था। पीएमएलएन ने कहा जी कि हमें ये दोनों कवानीन मंजूर नहीं है, हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के एक फाइनल ड्राफ्ट देंगे। वो दिन और आज का दिन है, वो ना ड्राफ्ट का पता है, ना पीएमएलएन का पता है, ना ही कोई उनका जो है वो स्टैंड का पता है क्या वो चाहते थे। अच्छा चले, ये तो होगी इस चीज़ के ऊपर बात। ज़रा इस चीज़ पे भी बात कर लेते हैं। ये जो आटे चीनी बहरान की जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म भी आया, अपोजिशन ने भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। तो मुझे ये बताइएगा फवाद साहब की जो रिपोर्ट है जो फाइनल जिसमें जिम्मेदारों के खिलाफ फिर कार्रवाई भी होनी है, क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये जो रिपोर्ट आनी है ये मुस्तकिल क्वारंटाइन में चली गई है?
जो आटा चोरी की रिपोर्ट आई, उसकी जो प्रेजेंटेशन जिस तरह से पिछली जो हमारी कम्युनिकेशन टीम थी उन्होंने जिस तरीके से की, वो इंतहाई, मैं तो कहूँगा कि वो बेहुदा था। उसके नतीजे में ये हुआ कि यूं लगा कि जैसे कोई जहांगीर तरीन साहब हैं और खुसरो मुख्तियार हैं और हमारी जो टीम है हमारी, ये सारे मुलव्वस हैं उसमें। हालांकि जो 80% सब्सिडी थी वो PMLN के दौर में दी गई थी, लेकिन चूंकि ये एक बिल्कुल जो लोग थे वो ना तजुर्बाकार भी थे और उनको एहलियत भी नहीं थी फ्रैंकली, उसकी वजह से वो रिपोर्ट का जो है गवर्नमेंट आपका इशारा फवाद साहब, आपका इशारा जो आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जो तर्जुमान रही है उनकी तरफ आपका है कि वो सही तरीके से वो हैंडल नहीं कर सकी। जाहिर है जो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी उस वक्त जो लोग चला रहे थे उन्हीं की तरफ जो है वो बात करूंगा ना, और ये मेरा वो लोग उस तरीके से हैंडलिंग जो है वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचा इसकी उस तरह की प्रेजेंटेशन का। और इसमें जो मामला था इसका एक वीट का मामला है या ये जो शुगर का मामला है। देखिए, इमरान खान को आप भी बड़ी तरह जानते हैं और जो लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को जानते हैं उनको पता है कि इन मामलात में अगर कोई फैमिली मेंबर भी होगा तो वो लिहाज नहीं करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को की जो छुट्टी हुई है वो इसकी वजह ये बनी कि वो इस मामले को हैंडल नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। नहीं, वो देखिए वो नहीं, मामला जो है वो फ्रैंकली उनकी छुट्टी पे तो क्या होनी थी, वो तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का है। जो सिर्फ हैरत यही है कि फ्रैंकली PM साहब को 1 साल लग गया इस फैसले पे पहुंचते। ये तो उनकी तो वो थी नहीं शुरू से, वो कहाँ चला पाओ, उनकी तो नहीं है ना, उनकी कैपेसिटी थी ना एहलियत थी, उन्होंने कहाँ चला। नहीं तो आप भी तो रहे ना, आप भी रहे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे। आपको हटाकर फिरदौस आशिक अवान साहब आ गए और अब जो है वो शिबली फराज साहब आए और फिर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस आसिम सलीम बाजवा साहब भी। तो आप इस मूव को किस तरह से देख रहे हैं कि क्या PM साहब मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं अपने इस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से? वो जब फिरदौस आशिक, मुझे और असद उमर साहब को, आपको याद होगा कि एक ही दिन वो वजारत जो है वो तब्दील की गई थी, तो मैंने असद उमर साहब को मैसेज किया कि देखें आपकी जगह जो है वो हफीज शेख साहब आए हैं, जो कि एक मोतबर नाम है और आप अच्छे लगे आपको या बुरे लगे, बहरहाल हफीज शेख का एक लायक आदमी बैकग्राउंड है और एक कद है, उनको उन्होंने रिप्लेस किया है। आप देखें मेरी कितनी बेइज्जती हुई है कि मुझसे PM ने रिप्लेस कर दिया। तो बात यह है कि ये जो अभी शिबली फराज और आसिफ बाजवा साहब आए हैं, इनका तो कोई कंपैरिजन तो नहीं है ना उस टीम से। आप समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा फैसला था PM साहब का कि टू रिप्लेस फिरदौस साहिबा विद शिबली फराज एंड आसिम सलीम साहब? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था, सिर्फ मेरे ख्याल में देर कर दी, 1 साल में हमें बड़ा नुकसान हुआ। उनको इतनी देर वो चला नहीं पाई और चला ही नहीं सकती थी, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उनको रखने से बड़ा नुकसान हुआ। और फ्रेंकली ये खैर जो हमारे शिबली फराज हैं या आसम बाजवा हैं, ये तो बड़े डिग्निफाइड लोग हैं, बड़े ऑनरेबल लोग हैं, और आई एम श्योर कि इनके आने से एक मीडिया का जो रिलेशनशिप जो हमारा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, उसको जो है वो एक फायदा होगा। एक ओवरऑल जो एक हमारी जो एक गवर्नमेंट की जो रेट परसेप्शन है वो बेहतर होगी और काफी इससे फायदा। एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं फवाद साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। लेज़ को हम सबका फेवरेट किसने बनाया? इसकी बेवक स्नैकिंग ने। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। फवाद साहब, जहां दीगर बातें हुई, एक और मामला भी है जिसके ऊपर आपकी जो बात है वो काफ़ी सच भी साबित होती रही है और हम देखते भी रहे हैं। ये बता दीजिए कि शव्वाल का जो चांद है वो कब नजर आएगा?
ये एक्चुअली अगर आप हमारा कैलेंडर देखें pakistanmoonsite.com के ऊपर, तो वहां पे आप कंफर्म कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने इस वक्त नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 24 तारीख है। आप लेकिन आप कंफर्म कर लें जरा उसको कैलेंडर से। 24 मई आप कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो मुझे फिर ये बताइए कि अगर ये तमाम कैलेंडर और ये चीजें आपने, चूंकि रमजान का भी बताया, आप शवाल के बारे में भी आप ये बता रहे हो, जो वो आप वेबसाइट जिस पे पूरा कैलेंडर बना हुआ है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में रूयत हिलाल कमेटी की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? देखिए जी, अब ब्रुनाई, टर्की, उसके बाद आपका जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और आप अगले साल से यूएई, इन तमाम ममालिक में रूयत हिलाल उन्होंने खत्म कर दिया और वो कैलेंडर के ऊपर जो है वो चलते हैं। हाँ। अब ये तो एक देखें ना, अगर आप ये मानते हैं कि उन्होंने कहा जी हमने वो आंख से नजर आना चाहिए, तो मैंने कहा फिर तो आप ऐनक भी नहीं लगा सकते अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करने का, वो भी अर्सा है। तो अगर आप दूरबीन जो है वो भी फिर अर्सा है। अगर आपने देखना है तो अभी आप फोन पे जाएं, आपने फोन के ऊपर रोहित ऐप जो है वो डाउनलोड करें और आप फोन के ऊपर चांद देख लें। देखिए बेसिकली देखें, अगर आप इस्लाम की जो खिदमत है ना, वो ये होगी कि हम इस्लाम को एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग इंटरप्रिटेशन दें। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं हमारी हुकूमत क्या ये स्टेप ले सकती है, ये इस पोजीशन में है? क्योंकि जैसे आपने दीगर ममालिक का हवाला दिया, और चूंकि आपकी टेक्नोलॉजी और तमाम चीजों पे हर चीज फिक्स्ड है, आपने बता दिया, तारीख बता दी, तो क्या हमारी हुकूमत, आपकी हुकूमत जो है वो रूयत हिलाल कमेटी को या उसकी जो अभी यूजेज है एक तरीके से खत्म ही है, यानी आपने बता दिया, चांद बता दिया, तो क्या आप ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं या लेने की पोजीशन में है कि आप भी रूयत हिलाल कमेटी को जो है वो साइडलाइन अप कर दें? देखिए, हमने तो दोनों को, इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भी ये लिख के भेजा है, हमने काबीना को भी लिख के भेजा है कि आप इसको नाफज करें मुल्क में इस्लामिक कैलेंडर को, और वी शुड डन अवे विद रूयत हिलाल कमेटी। फिलहाल इन्होंने ये किया है रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को रूयत हिलाल कमेटी में डाल दिया, और वेल इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन चलो हमने कहा चले टू स्टार्ट विद, ये इस तरह मौलवियों को भी साथ खुश रखना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो दोनों तक घर जो है वो रह जाए। अल्टीमेटली तो देखें, ये सारे लोग थे जो कहते थे कि स्पीकर भी हराम है, टीवी पे आना भी हराम है, तस्वीर बनाना भी हराम है, फलाना चीज भी हराम है। और अगर आप जाए हिंदुस्तान की तारीख देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ट्रेन का सफर भी हराम करार दिया जा चुका है। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आ जाते हैं। हमारे जैसे लोगों का काम है ऑप्शन सोसाइटी के सामने रखें, आप जैसे लोगों का काम है लोगों को बताएं, बाकी फैसला लोगों ने करना होता है, जब हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इस साल ईद आप एक ही दिन होते हुए देख रहे हैं पूरे मुल्क में, जो है एक ही दिन ईद होगी, या फिर इस बार भी जो है वो मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर ईद मनाई जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो एक रिलीजियस फ्रीडम है और हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी तसल्ली के मुताबिक जो है वो अपने मजहब का, अपने अकीदे का फैसला करे। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को एक दिन जो है वो ईद मनानी चाहिए। ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा वालों ने पिछली दफा, आपको याद होगा, ईद जो है वो हमारे कैलेंडर से और रूयत हिलाल से अलहदा मना ली, बाद में माफी मांगी चीफ मिनिस्टर ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कहा कि हमसे गलत हुआ है और हम उसका जो है वो देंगे, कंपनसेशन देंगे। अभी साल में मीडिया ने उनको याद नहीं कराया कि पिछले साल आपने कंपनसेशन देनी थी, आपने अगर गलत ईद पढ़ने के ऊपर। इसलिए हुकूमतों को इस तरह के तो केपी में भी तो पीटीआई की हुकूमत है ना फवाद साहब? जी मैं कह रहा हूँ केपी में भी तो पीटीआई ही की हुकूमत है। हाँ, तो हुकूमत तो केपी की हुकूमत है, तो वो भी तो गलती कर सकती है। तो कौन सी गलती, तो ये तो नहीं कि वो गलती से मुबर्रा है। ठीक है, तो आप याद दिलाएंगे इस साल में कंपनसेशन पे, आप याद दिलाएंगे उन्हें कि कंपनसेशन देनी है? नहीं, ये मीडिया का काम था, उनको याद करते। बहरहाल इस साल मुझे उम्मीद है कि वो जो मरकज है जो अकल, इल्म और दलील के साथ जाएंगे और एक मुकामी जो अपनी एक है उस जिद में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, मेरे लिए, आपके लिए, हुकूमत के लिए जो पाकिस्तान की सरहद है ना, वो मुकद्दस है, ये सैक्रोसेंट है। ये नहीं हो सकता कि मैं पाकिस्तान में रहूं और कहूं कि जी मैं अफगानिस्तान को फॉलो करूंगा या सऊदी अरब को फॉलो करूंगा। ये तो फिर हमारी जो स्टेट, जो नेशन स्टेट है,
उसके कॉन्सेप्ट को गजन पहुंचती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, वफाक वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।